नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा का जायजा लेने के लिए सीपीआईएम, सीपीआई और कांग्रेस के नेताओं की संसदीय जांच टीम शुक्रवार को अगरतला पहुंची। इस दौरान लोगों की भीड़ ने नेताओं पर हमला किया। बता दें, टीम कल 12 मार्च तक यहां रुक सकती है, जिसके बाद वह रिपोर्ट पेश करेगी और 13 मार्च से शुरू हो रहे संसद के सत्र में इस मुद्दे को उठाएगी। वहीं हमले की जानकारी देते हुए सीपीआईएम त्रिपुरा के राज्य सचिव और पूर्व मंत्री जितेंद्र चौधरी ने कहा कि शुक्रवार शाम बीसलगढ़ के नेहलचंद्र नगर बाजार में संसदीय दल पर हुए भयानक हमले के कारण शनिवार को होने वाले कार्यक्रमों को मजबूरन स्थगित करना पड़ा है। कांग्रेस और माकपा के सूत्रों ने कहा कि जब संसदीय दल के सदस्य सिपाहीजला जिले के हिंसा प्रभावित विशालगढ़ गए तो सत्ताधारी बीजेपी समर्थित कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने हम पर हमला किया और पथराव भी किया। यही नहीं, हमारे 3-4 वाहनों में तोड़फोड़ भी की गई है। माकपा ने अपने एक बयान में कहा कि सांसद, उनके साथ गए कांग्रेस नेता तुरंत वहां से चले गए और बड़े हमले से बच गए। इसके अलावा पुलिस ने अपने बयान में कहा है कि स्थानीय विधायकों और नेताओं के साथ सांसदों को विशालगढ़ के नेहलचंद्र नगर में एक अनिर्धारित दौरे के दौरान नारेबाजी का सामना करना पड़ा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा का जायजा लेने पहुंची संसदीय टीम के साथ हुई घटना की निंदा की है। कांग्रेस महासचिव ने घटना को लेकर ट्वीट कर लिखा कि कांग्रेस नेताओं के प्रतिनिधि मंडल पर आज त्रिपुरा के विशालगढ़ और मोहनपुर में बीजेपी के गुंडों ने हमला किया। प्रतिनिधि मंडल के साथ गई पुलिस ने कुछ नहीं किया। शनिवार को बीजेपी वहां एक विजय रैली कर रही है। ये पार्टी प्रायोजित हिंसा की जीत है। हरियाणा में सरपंचों का प्रतिनिधित्व कर रहे एक संगठन ने ई निविदा नीति पर राज्य सरकार से बातचीत के दौरान उनकी मुख्य मांगों पर सहमति न बनने पर 17 मार्च को विधानसभा का घेराव करने की बात कही है। जहां एक तरफ संगठन ने दावा किया है कि यह नीति ग्रामीण इलाकों में विकास कार्यों के लिए कोष खर्च करने की उनकी शक्तियों को सीमित कर देगी, तो वह राज्य सरकार का कहना है कि ई निविदा प्रणाली विकास कार्यों में पारदर्शिता लाएगी, गुणवत्ता सुनिश्चित करेगी और समयबद्ध तरीके से उनके पूरे होने का मार्ग प्रशस्त करेगी। दरअसल ई टेंडरिंग और राइट टू कॉल समेत 16 सूत्रीय मांगों को लेकर सरपंचों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और प्रदर्शन के दौरान पंचकुला में उन पर लाठियां भी बरसाई गईं, जिसमें कई सरपंचों के घायल होने की खबर है। इस दौरान हाईकोर्ट के आदेश के बाद उनके धरने को भी खत्म करा दिया गया। साथ ही सीएम मनोहर लाल से बातचीत करके हल निकालने का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन कल गुरुवार शाम को हुई लंबी बैठक में बातचीत के दौरान उनकी मांगों पर सहमति नहीं बन पाई और इस कारण सरपंचों में काफी रोष है और वह आगे आंदोलन करने की तैयारी में हैं। हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के प्रमुख रणबीर सिंह ने यहां संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि अब हम 17 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे। गुजरात विधानसभा में शुक्रवार को चल रहे बजट सत्र के दौरान भाजपा विधायक विपुल पटेल ने गोधरा दंगों पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश कर चर्चा में डॉक्यूमेंट्री में दिखाए गए मनगढ़ंत निष्कर्षों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रस्ताव में कहा गया कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री भारत के तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि और लोकप्रियता को धूमिल करने का एक प्रयास है। प्रस्ताव में आगे कहा गया कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसके संविधान के मूल में है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एक समाचार मीडिया इस तरह की स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर सकता है। विधायक का कहना है कि देश की सर्वोच्च अदालत से क्लीन चिट मिलने के बावजूद इंडिया द मोदी क्वेश्चन शीर्षक वाले बीबीसी के 2 भागों की विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री फिर से 2002 के गोधरा दंगों और गुजरात में सांप्रदायिक दंगों के लिए तत्कालीन राज्य सरकार को दोषी ठहराने का प्रयास करती है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री 2002 की घटनाओं को गलत तरीके से पेश करती है और भारत की वैश्विक छवि को धूमिल करने का दुर्भावनापूर्ण और निम्न स्तर का प्रयास है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर की मौजूदा स्थिति पर चर्चा के लिए आज शनिवार 11 मार्च को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक के लिए सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों को न्योता दिया गया है। बता दें कि इस बैठक में भाजपा को छोड़कर सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव करने में देरी और संपत्ति कर लगाने सहित कई ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा होगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया से बातचीत के दौरान इस मीटिंग को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सभी पार्टियां बैठक में भाग लेंगी और जम्मू कश्मीर के सामने आने वाले इन दबाव वाले मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगी। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि संयुक्त घोषणा पत्र जारी करने के लिए बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की जाएगी।
उत्तर प्रदेश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और नए एथलीटों को प्रोत्साहित करने व आगे बढ़ाने के मकसद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने शुक्रवार को नई खेल नीति 2023 को मंजूरी दे दी है और इस नई खेल नीति के तहत खिलाड़ी की शारीरिक फिटनेस से लेकर ट्रेनिंग तक के कई पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाना है। इसके साथ ही स्कूलों, कॉलेज और निजी अकेडमियों को खेलों से जोड़ते हुए नए संस्थानों के विकास में सहयोग देने के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। कैबिनेट ने खेल नीति के अलावा खेल से जुड़े कुछ अन्य प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के आयोजन के लिए विभिन्न समितियों को सक्रिय करने के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेडियमों और ओपन जिम के निर्माण, संचालन और प्रबंधन के लिए एक नीति बनाने का भी निर्णय लिया गया है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में होनहार खिलाड़ियों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जा सकें और उन्हें राज्य और देश के लिए सम्मान हासिल करने में मदद मिल सके। इसके अलावा यूपी सरकार नए एथलीटों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। सरकार ने अपनी नई खेल नीति में इसके प्रावधान भी शामिल किए हैं। प्रत्येक पंजीकृत खिलाड़ी को राज्य सरकार की ओर से 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। साथ ही प्रतियोगिताओं के दौरान खिलाड़ियों को लगी चोट के इलाज के लिए राज्य सरकार एकलव्य खेल कोष में से राशि भी उपलब्ध कराएगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।